Good morning, everybody. Me, Dr. Indrajit Kaur, welcomes you again in Virdi Science. So, today my topic will be on FSSAI, Food Safety and Standard Authority of India. तो इसका जल्दी ही एग्ज़ाम होने वाला है. तो let's start the topic. फर्स्ट स्लाइड में द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन. तो इसमें जो FSSAI ने जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में दिया था, ये नंबर 34 ऑफ 2006 यानी कि इसको नंबर 34 सेक्शन के अंदर दिया गया. एनेक्टेड ऑन अगस्त 24 2006 विच मैंडेटेड सेटिंग अप ऑफ अ इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया. देखिए, पहले क्या था, भारत के अंदर ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ऐसी कोई भी स्वायत्त प्रकार का कोई भी तंत्र नहीं था, बॉडी नहीं थी जो कि हमारे जितने भी प्री पैकेट आते हैं जिसके अंदर फूड रहता है वो किस तरह का है, वो अच्छा है, हेल्दी है या नहीं. तो उसके लिए 24 अगस्त को 2006 में ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि हमारे फूड की सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के लिए इंडिया के अंदर एक अथॉरिटी को बनाया गया जो इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमस बॉडी थी. Food safety and standard rules cover administrative structure and functioning of FSSAI and various bodies under it. जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होती है और उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर चेयरपर्सन रहते हैं और जिसमें अलग अलग डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स रहते हैं, एचवीटी एक्टिंग ऑफिसर्स रहते हैं जिनका अपना अपना वर्क होता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, खुद की जिम्मेवारियाँ होती हैं. फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशंस covered the various regulatory and compliance aspects of food industry like licensing, labeling, use of additive, food standard etc. और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड के जो रेगुलेशंस है उसके अंडर में कई तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं और कॉम्प्लियंसेस का मतलब जो अनुपालना करती हैं कि फूड सेफ्टी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसके अंदर उनको लाइसेंस प्रोवाइड करना, उनमें लेबलिंग के बारे में, उनके अंदर एडिटिव्स खाने के अंदर किस तरह के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है या फूड के स्टैंडर्ड उनके मानक किस तरह के हैं उसको रेगुलेट करने के लिए ये अलग अलग बॉडीज़ जो है उस पर रेगुलेशन रखती हैं. नेक्स्ट इसमें जो रेगुलेशन है वेरियस टाइप के, उसमें देखिए लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन करना. इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जब किसी की इनकम 12 लाख से, कोई भी अगर FBO है, फूड बिजनेस ऑपरेटर है, जिसकी अर्निंग जो होती है वो 12 लाख से कम है, तभी वो रजिस्ट्रेशन करवाता है. रजिस्ट्रेशन हमेशा छोटे स्केल पर होता है जबकि लाइसेंसिंग किसी भी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है, बहुत ज़्यादा कमाई होती है, जिसमें 12 लाख से ऊपर होगी तो वो लाइसेंसिंग होगी. इसके अलावा रेगुलेशन में पैकेजिंग एंड लेबलिंग, फूड के स्टैंडर्ड्स, उनके मानक देखे जाते हैं. फूड एडिटिव्स के बारे में, कंटामिनेंट्स एंड टॉक्सिन्स, ये भी चेक किया जाता है कि उसके अंदर कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, किसी प्रकार का कोई प्रदूषक या कोई जहरीले तत्व नहीं हो. प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शंस के बारे में लेबोरेटरी सैम्पलिंग और एनालिसिस किया जाता है. तो इस तरह से उसमें अलग अलग स्टेप्स के साथ में उसको रेगुलेट किया जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर रिपील्स. द रिपील्स का मतलब होता है निरस्त करना. कुछ ऐसे एक्ट थे जिनको निरस्त किया गया, तो उसमें देखिए ये एक्ट्स आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपको पता चलेगा. सेकंड शेड्यूल सेक्शन 97 के अंदर कुछ ऐसे एक्ट्स और ऑर्डर्स थे जिनको हम कह सकते हैं, ये थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है. ये एक्ट्स और ऑर्डर्स हैं जो रिपील हुए हैं. इसमें ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे. फर्स्ट है द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन. तो फूड की जो एडल्ट्रेशन होती है उससे रिलेटेड जो एक्ट 1954 में किया गया, तो ये सेक्शन 37 के अंदर था. फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर 1955 में हुआ. मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973 में किया गया. और इसके बाद में वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट जो कंट्रोल करने के लिए 1947 में. एडिबल ऑयल पैकेजिंग रेगुलेशन ऑर्डर जो था वो 1998 में. सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल ऑर्डर जो था उसको निरस्त कर दिया गया 1967 में. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर 1992 में. और अदर ऑर्डर इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955
जिसमें से 10 जो है वो इसके अंदर रिलेटिंग ऑफ फूड से संबंधित थे। तो ऑल प्रोविजन ऑफ दीज विल कवर्ड इनटू द न्यू रेगुलेशन, इनको नए रेगुलेशन के अंदर आगे हम लोग स्टडी करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, सॉरी। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखिए, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है। फूड किसको कहा है? एनी सब्सटेंस वेदर प्रोसेस्ड, partially processed or unprocessed, which is intended for the human consumption and include the primary food except the produce in the hands of the farmer and fisherman। मतलब फार्मर और फिशरमैन को छोड़कर वो कोई भी सब्सटेंस जो प्रोसेस किया जाता है, चाहे उसको पार्शली प्रोसेस किया जाए, आंशिक रूप में किया जाए, या वो अनप्रोसेस्ड हो, लेकिन वो ह्यूमन यानी कि मनुष्य के द्वारा कंजप्ट किया जाए, उसको यूज़ किया जाए, और उसे हम प्राइमरी फूड कहते हैं। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जिसको GMO भी बोला जाता है, और फूड हैविंग द जेनेटिक इंटीग्रेंट्स, इन्फेंट फूड्स जो बच्चों के लिए, जैसे ये सूखा ड्राई पाउडर होता है दूध का, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर होते हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, ये सभी जो है इंक्लूड होते हैं। वाटर यूज्ड इन द फूड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर और प्रिपरेशन, इसके अंदर जो वाटर यूज़ किया जाता है बनाते टाइम। और इस तरह से सारे ही जो फूड्स होते हैं और सभी ऑल टाइप ऑफ द इम्पॉर्टेड फूड ऑल्सो कम अंडर द परव्यू ऑफ दिस एक्ट। तो ये जितने भी फूड्स हैं ये सभी इस एक्ट के अंदर ही आते हैं। The provision of this act shall not apply to any farmer or fisherman or farming operation or crops or livestock or aquaculture and supplies used to the produced in farming or products of crops produced by the farmer at farm level or the fisherman in his operations। इस प्रोविज़न इस एक्ट के अंदर ये फार्मर्स किसानों पर और जो फिशरमैन होते हैं जो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं, या जो क्रॉप्स के ऊपर, या कुछ जो लाइव स्टॉक का मतलब होता है जो अपने घरों में पशुपालन, गाय भैंस बकरी या कुछ भी तरीके का जो जीवित पशु हैं उनको रखते हैं, या एक्वाकल्चर यानी कि जिसमें फिशरी आ जाती है। एक्वा का मतलब होता है पानी, तो उसके अंदर जो है अपनी उस तरीके से फिशरी वगैरह का वर्क करते हैं, उसके अंदर ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। और इसके अंदर जो क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं फार्मर के द्वारा किसी भी फॉर्म लेवल में, तो उसके ऊपर इस एक्ट की किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन नहीं रहता। नेक्स्ट है फूड बिजनेस। फूड बिजनेस एनी अंडरटेकिंग पब्लिक और प्राइवेट फॉर प्रॉफिट नॉट कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटी related to any stage of manufacture, processing, packaging, storing, transportation, distribution, import of food, including hotel and catering services, sale of food और food ingredients। फूड बिजनेस का मतलब क्या होता है? ये इस तरह की अंडरटेकिंग है, इस तरह का प्रोविज़न है जो कि पब्लिक और प्राइवेट किसी भी रूप में हो सकता है, जिसके अंदर प्रॉफिट जो है होगा, या नॉट कैरिंग आउट एनी ऑफ द एक्टिविटी रिलेटेड टू एनी स्टेज इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरर है यानी कि जो फूड का बिजनेस करना चाहते हैं उसके अंदर पैकेजिंग भी हो सकती है, प्रोसेसिंग भी है, आगे ट्रांसपोर्ट करना भी एक बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना उनको, या फूड का इंपोर्ट करना, आयात करना, ठीक है, जैसे होटल्स हैं, कैटरिंग सर्विस हो गई, ये सब जो है फूड के बिजनेसेस होते हैं जिसके अंदर इनसे रिलेटेड वर्क जो है वो मिलेगा। फूड बिजनेस ऑपरेटर जिसको FBO भी कहा जाता है, ए पर्सन बाय whom the business is carried on or owned and is responsible for ensuring the compliance of this law। तो ये जो होता है फूड बिजनेस ऑपरेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि FBO भी बोलते हैं। ये वो होता है, सपोज कि मैं मान लीजिए FBO हूँ, तो मेरा बिजनेस जो है वो मेरा खुद का हो सकता है, या इसके अंदर जो लॉज होते हैं, जो सेफ्टी के लिए जो जो नियम निर्धारित किए हैं उनकी अनुपालना करनी, ये उसका खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। न्यू डेफिनेशन ऑफ पैटी फूड बिजनेस एंड स्पेशल प्रोविज़न फॉर देम। अब जो पैटी फूड का मतलब होता है जो बिज़नेस स्मॉल स्केल पर होता है, छोटे स्तर पर होता है, ठीक है, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के प्रोविज़न होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें रजिस्ट्रेशन करना, रजिस्ट्रेशन हमेशा छोटे स्केल के बिजनेस पर ही होता है। सेकेंड इज़ कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है कोई अपराध,
अगर हो तो उसके लिए भी उसमें रूल्स बनाए हैं। मिस ब्रांडेड हो, मतलब जो आर्टिकल है वो गलत ब्रांड का हो, तो इस तरीके से। तो इसके अंदर क्या है, फूड बिज़नेस की जो पैटी है, पैटी का मतलब छोटे स्केल पर जो है, उसके अंदर देखिए ऑफर्ड और प्रमोटेड फॉर अ सेल विद। इसके अंदर जो बिज़नेस होता है उसको ऑफ़र किया जाता है या प्रमोट किया जाता है। फॉल्स, मिसलीडिंग एंड डिसेप्टिव क्लेम्स आइदर अपॉन द लेबल और थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब इसके अंदर अगर फॉल्स मतलब हम गलत तरीके से हम किसी भी मिसलीड कर रहे हैं इसको, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से, या इसको सोल्ड बाय द नेम विच बिलोंग्स टू अदर आर्टिकल ऑफ फूड, भाई कोई पहले से किसी ने अपने कंपनी के अंदर उस फूड को उस नाम से बेचा और दूसरा कोई बेचने लग जाए तो भी उसके ऊपर जो है रेगुलेशन, उसके ऊपर नियमों के पालना के अनुसार एक्शन हो सकता है। सेल और ऑफर्ड फॉर सेल अंडर द नेम ऑफ फिक्शियस इंडिविजुअल और कंपनी, ठीक है, एज द मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर। जो भी प्रोड्यूसर होता है वो इस तरीके का अगर कोई वर्कआउट करता है तो उसके अंदर जो है कोई भी फिक्शियस इंडिविजुअल का मतलब होता है कोई जो कार्य करता हुआ, जो कार्य करने वाले जो बंदे होते हैं उनके ऊपर भी एक्ट हो सकता है। या सोल्ड इन पैकेजेस विद इज लिमिटेशन ऑफ or substitute for the resembles in the manner likely to be deceive, bears false or misleading statement designed or deceive or deceptive, or the article is offered as the product any place or country which is false or misleading। मतलब अगर वो पैकेजेस के ऊपर है, पैकेट्स में है, और किसी कंट्री में वो जो प्रोडक्ट है या आर्टिकल है उसको दिया है और वो किसी कंट्री से रिलेटेड है या किसी दूसरे प्लेस से रिलेटेड, तो भी उसके ऊपर मिसलीडिंग करी जा रही है या वो गलत पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इफ़ द आर्टिकल कंटेंट इन द पैकेजेस, अब अगर उसको बेचा गया तो ऊपर जो पॉइंट है उसके दौरान उसके हिसाब से उसके अंदर रहेगा। और अगर बी पॉइंट आप देखिए कि इफ़ द आर्टिकल कंटेंट इन द पैकेज, अगर वो पैकेज के अंदर है तो उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग, कलरिंग, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, जो उसके अंदर केमिकल डाले जाते हैं ताकि जो कई महीनों तक या सालों तक जो फूड है उसके अंदर ख़राब नहीं हो, तो वो जो पैकेज है अगर विदाउट डिक्लेयरिंग, अगर उसके ऊपर लेबल नहीं होगा जिसमें ये डेट नहीं दे रखी होगी कि मैन्युफैक्चरिंग उसकी कब हुई और उसकी एक्सपायरी डेट कब है अकॉर्डिंग्स विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन, वो अगर हमारे एक्ट और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो भी उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और सेकेंड है इज़ ऑफर्ड फॉर सेल फॉर स्पेशल डाइटरी यूजेस। अब जो फूड होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं जो पैकेज के अंदर होते हैं, उनको अगर सेल भी करना तो स्पेशल उसके अंदर डाइटरी यूजेस का मतलब होता है जो निर्देश दिए जाते हैं। अनलेस इट्स लेबल बियर्स सच इंफॉर्मेशन आर स्पेसिफाइड कंसर्निंग इट्स विटामिन, मिनरल्स एंड अदर डाइटरी प्रॉपर्टीज in order sufficiently inform the purchaser as its value such use। एक्चुअली आप लोगों ने बहुत सारे पैकेट्स देखे होंगे जिसके ऊपर मतलब फूड के पैकेट्स के ऊपर पूरा लिखा होता है कि इसमें इतना विटामिन की क्वांटिटी में, जितने भी मल्टी विटामिन हैं या मिनरल्स हैं, या उसके अंदर डाइट किस किस की क्या क्या है, कार्ब कितना है, प्रोटीन कितना है, फैट्स कितना है, तो उसकी सभी मिलीग्राम्स में उसकी क्वांटिटी, नेट वैल्यू भी दे रखा होता है। तो ये सभी जो होती हैं वो पैकेज के ऊपर ज़रूरी है। नेक्स्ट सब स्टैंडर्ड। Substandard, an article of food shall be deemed to be substandard if it does not meet the specified standard, but not so as to render the article of food unsafe। सबस्टैंडर्ड का मतलब वो, स्टैंडर्ड का मतलब मानक, कुछ स्टैंडर्डाइज तरीके से मानक निर्धारित किए जाते हैं कि इतना फूड के अंदर, इस तरह के पैकेज के अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। अगर उसके अंदर उस पैकेज के अनुसार ये नहीं है तो उस फूड को हम लोग सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में ला सकते हैं कि वो स्पेसिफाइड नहीं है, वो विशिष्ट प्रकार के स्टैंडर्ड रखे हुए नहीं है, लेकिन ये जो है अनसेफ फूड भी कहा जा सकता है। मतलब इसको हम रेंडर कर सकते हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाला अगर फूड है तो उसको अनसेफ फूड करेंगे। अनसेफ फूड, आर्टिकल ऑफ फूड हुज नेचर, सब्सटेंस और क्वालिटी इज सो अफेक्टेड एज टू रेंडर इट इंजurious टू हेल्थ। अनसेफ फूड वही होगा, अनसेफ का मतलब सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित प्रकार का भोजन वही है जिसकी प्रकृति, जिसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है और वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट डालती है हेल्थ के इश्यूज़ पे, वो इंजरियस है, ख़तरनाक है। फूड कैन बी रेंडर्ड इंजरियस फॉर वेरियस रीजन्स,
डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 3 इसके सारे जो भी डिटेल्स हैं जो वो हमारे 3 एक्ट के अंदर बताई गई हैं। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है हम अपने फूड की एडवर्टाइजमेंट, आप लोग देखते ही हैं टीवी के अंदर ऐड दी जाती है, उस ऐड को ऑडियो से या तो विजुअल पब्लिकली रिप्रेजेंट कर या अनाउंसमेंट से, और बाय मीन ऑफ एनी लाइट, साउंड, स्मोक, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट और वेबसाइट एंड इंक्लूड्स थ्रू एनी नोटिस, सर्कुलर, लेबल, रैप्ड इन, मतलब ये जितनी भी बातें मैंने बोली हैं, लाइट में, साउंड में, स्मोक में, गैस, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इस रूप में जो है एडवर्टाइजमेंट हम दे सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि मीन्स अ सिस्टमैटिक एंड फंक्शनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फूड सेफ्टी measure adopted by manufacturing units to determine whether such measures and related result meet with the objective of food safety and the claims made in that behalf। फूड सेफ्टी ऑडिट का मतलब ये होता है, ऑडिट का मतलब निरीक्षण करने के लिए, वो एक सिस्टमैटिक और फंक्शनल एक एग्जामिनेशन होता है। मतलब इसमें ऑडिट के अंदर कई पर्सन्स आते हैं, ऑफिसर्स रैंक के आते हैं, जो ये चेक करते हैं कि जो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी भी यूनिट में, किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर की यूनिट में, चाहे वो स्मॉल स्केल पे है या लार्ज स्केल पर है, उसके रिज़ल्ट्स कैसे हैं, ठीक है, उसके फूड के वो जो फूड उसके अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या सेफ़ है या उसके बिहाफ पे वो कोई क्लेम करें। तो ये सब जो होता है वो ऑडिट ही निर्धारित करती है, उसमें निरीक्षण किया जाता है, पूरी चेकिंग होती है। नेक्स्ट इज़ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। अब फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, ये एक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम फूड की वो कैसा अच्छा हाइजेनिक प्रैक्टिसेस उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। हैज़र्ड एनालिसिस का मतलब होता है ऐसे जोखिम भरे उसके अंदर एनालिसिस नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होना चाहिए। इस तरह की प्रैक्टिसेस को, इस तरह के कामों को यूज़ कर हम कुछ रेगुलेशंस के साथ में फूड बिजनेस को मैनेजमेंट सिस्टम में ऑपरेट कर सकते हैं। हैज़र्ड का मीनिंग क्या होता है, बायोलॉजिकल, केमिकल और फिजिकल एजेंट इन और कंडीशन ऑफ फूड विद द पोटेंशियल टू कॉज एन एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। हैज़र्ड का मतलब वैसे होता है जोखिम भरा, नुकसानदायी। तो इसका मतलब क्या है, या तो किसी फूड में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, आप लोगों ने कुछ समय पहले देखा होगा मैगी के अंदर जो है हमें कुछ कई जगह पे छिपकलियाँ भी इस तरीके से पैकेट के अंदर दिखी, तो यहाँ पर एक्शंस लिए जाते हैं लीगली। तो ये बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं, केमिकल्स, कई बार केमिकल्स जो है रिएक्ट कर लेते हैं एक्सपायरी डेट के बाद में, तो ये जो एजेंट्स होते हैं ये नुकसान पहुंचाते हैं हमारी हेल्थ को, और फूड के ऊपर हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इनको हैज़र्ड टाइप के जो है हम प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट रिस्क एनालिसिस। अब रिस्क एनालिसिस का मतलब क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन है, फूड बिजनेस है, उसके अंदर रिस्क भी होंगे, तो इसमें प्रोसेसेस होते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क किस तरह का है उसको मैनेज करना, थर्ड है रिस्क कम्युनिकेशन करना। रिस्क असेसमेंट का मतलब क्या है, ये साइंटिफिक बेस्ड प्रोसेस होता है जो कि ये तय करता है कि कोई फूड जो होता है वो उसमें कोई नुकसान वाले तत्व नहीं हो, या उसके कैरेक्टराइजेशन हैज़र्ड नहीं हो, या उसकी असेसमेंट में हमें कुछ फूड के अंदर ऐसा ना पाया गया हो कि इसके अंदर हमारी जो सेहत है, हमारी हेल्थ है, उसको नुकसान पहुंचेगा। तो उससे रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट किए जाते हैं जो एक प्रोसेस है। रिस्क मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग पॉलिसी अल्टरनेटिव इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर कंसिडरिंग रिस्क असेसमेंट। जो स्टेक होल्डर्स होते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर, उसके अंदर ही उसमें जो फैक्टर्स होते हैं उन प्रोटेक्शंस के साथ में हेल्थ जो होती है कंज्यूमर्स की उनको प्रमोट करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिसेस के साथ में उसको मैनेज किया जाता है ताकि वो सही रह सके। रिस्क कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब होता है ये जो हमारे रिस्क मैनेजर्स होते हैं, रिस्क असेसर्स होते हैं, रिस्क को असेसमेंट करने वाले, रिस्क को मैनेज करने वाले, या कंज्यूमर्स कह सकते हैं आप, इंडस्ट्री होती है, एकेडमिक कम्युनिटी होती है, इन सभी के जो ओपिनियंस होते हैं, इनके विचार होते हैं, उनको आपस में सुनना
उनको इंटरेक्शंस करना, इंटरैक्ट करना, उनके ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन को आपस में तालमेल बिठाना। तो इस तरह से वो डिसीजंस लेने योग्य बनते हैं भी किस में क्या कमी थी, हम किस तरह से प्रोडक्ट को अच्छा बनाएं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी में कौन कौन होते हैं जो कि सारी जितने भी रूल्स हैं उनको इम्प्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर उसको रेगुलेट करना है। तो इसमें देखिए, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, 22 मेंबर्स होते हैं और चार्ज ऑफ कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन फूड सेफ्टी एक्ट के अंदर, ठीक है। एक चेयरपर्सन होगा जो सभी तरह की ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक ही चेयरपर्सन रहते हैं जो सभी अलग अलग सेंटर में और स्टेट के अंदर 22 मेंबर्स के साथ में अपनी इस पूरी मैनेजिंग कमेटी के साथ में अपनी रेगुलेशन भी रखते हैं, रूल्स भी रखते हैं और इसके अंदर मॉनिटरिंग करते हैं मैन्युफैक्चर की, किसी भी फूड के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कैसी हो रही है, उसका प्रोसेस क्या है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन किस स्केल पर हो रहा है, सेल कैसी हो रही है और फूड आयात कैसे आ रहा है या उसको हम कैसे दे रहे हैं। द अथॉरिटी टू बी एडवाइज्ड बाय सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी और सेकंड होता है साइंटिफिक कमेटी, ठीक है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी में मेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एनफोर्समेंट मैटर्स को कंसीडर किया जाता है, जबकि साइंटिफिक कमेटी में साइंटिफिक पैनल्स होते हैं जिसमें टेक्निकल मैटर्स को कंसीडर किया जाता है। तो जो डिटेल्स हैं अथॉरिटी के वो सेक्शन 16 में देखे जा सकते हैं। अब है एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर। एनफोर्समेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि सेंटर और स्टेट के अंदर किस तरह से ये सारे के सारे जो वर्कआउट है वो कैसे किए जाते हैं, इन सभी रूल्स को कैसे लागू किया जाता है। एनफोर्समेंट का मतलब होता है लागू करना। देखिए, सेंटर में भी होता है, स्टेट में भी होता है। सेंटर और स्टेट के अंदर फूड सेफ्टी कमिश्नर होते हैं जो कि सभी, सेंटर का मतलब फ्रॉम इंडिया, वैसे ये आईएएस रैंक के होते हैं ऑफिसर, जिनको सीईओ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोला जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो फूड सेफ्टी कमिश्नर है ये आगे स्टेट में जैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर या एजुकेटिंग ऑफिसर्स होते हैं जो कि आगे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और फूड एनालिस्ट के फॉर्म में ये एक चेन के रूप में वर्क करते हैं। फूड सेफ्टी कमिश्नर, अब देखिए फूड सेफ्टी कमिश्नर जो होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि वो ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उस एक्ट को। मान लीजिए कोई भी एक एक्ट बनाया गया, अधिनियम बनाया गया है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसको जो है कमिश्नर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो स्टेट के अंदर अपनी अलग अलग टीम्स के साथ में, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के साथ में, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के साथ में उनको वहाँ तक इम्प्लीमेंट करें। और इसके अंदर जो होती है एंश्योर एफिशिएंट एंड यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके अंदर ये इंश्योर करना कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एक ही रूप में सारे भारत में और सभी राज्यों में इम्प्लीमेंट लागू कर दिए गए हैं। एंश्योर टू बी हाई स्टैंडर्ड ऑफ एग्जेक्टिव अकाउंटेबिलिटी, प्रैक्टिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी, मतलब जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि वो विकल्पी भी हो, वो अकाउंटेबल भी हों, वो प्रैक्टिकली बहुत अच्छे बेनिफिशियल लेवल पे हो और सभी पर जो लागू करने के बाद उनका रिजल्ट अच्छा हो, क्रेडिटेबल भी हो। सेक्शन प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट अंडर दिस एक्ट, और जहाँ पर भी ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है या लागू किया जाता है तो वो जो सेक्शन प्रोसिक्यूशंस होते हैं, जो अभियोग पक्ष है, अगर किसी भी प्रकार का कोई अपराध करते हैं, कोई कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, कोई अपराध करती है तो उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सी सेक्शन में देखें पॉइंट में कि कैरी आउट सर्वे ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर एंड प्रोसेसिंग ऑफ फूड फाइंड द कंप्लायंस ऑफ द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड बाय फूड अथॉरिटी। तो इसके अंदर सर्वे का मतलब वही ऑडिट, तो इसके अंदर सर्वे भी होते हैं इंडस्ट्रीज़ की अलग अलग यूनिट्स के अंदर की जो मैन्युफैक्चरर है, जो वहाँ पर बिज़नेस, जिन्होंने अपना बिज़नेस रन किया हुआ, जो बिज़नेस कर रहे हैं फूड से रिलेटेड, तो क्या वो सभी स्टैंडर्ड्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशन की अनुपालना कर रहे हैं। कंडक्ट और ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द पर्सनल एज ऑल्सो द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ फूड चेन फॉर द जनरेटिंग अवेयरनेस ऑफ फूड सेफ्टी, और ये भी कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें ताकि जो भी बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं वो
अवेयर हों कि फूड सेफ्टी के लिए हमें किस तरह से वर्कआउट करना है ताकि प्रोडक्ट्स अच्छे बन सकें। नेक्स्ट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर, जो कि मेन एग्जीक्यूटर होते हैं। तो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो ग्रांट भी कर सकते हैं लाइसेंस को और कैंसिल भी कर सकते हैं, यानी वो हाँ भी कर सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। वो उनकी ऑडिट के बाद में होता है कि अगर उनको लगेगा कि वो सभी FBO यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल जो फूड का बिज़नेस चलाना चाहता है, मान लीजिए कोई भी बंदा है वो चाहता है कि मैं अपना कैटरिंग का ये काम शुरू कर लूँ, तो उसके लिए उसको एक लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर वो बहुत लार्ज स्केल पर है। ठीक है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नोटिसेस जो होते हैं उससे वो उसकी अपील्स को सुनेगा। लाइसेंस से रिलेटेड डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स की जो है ये फंक्शन है कि उसकी अपील को, निवेदन को सुनेगा, फिर उसकी सारी इंस्पेक्शन करेगा और उसके रिकॉर्ड बनाएगा। उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर ऑपरेटर या जो भी है, अगर उसको कोई कंप्लेन मिलता है, कहीं से भी कोई कंप्लेन मिलता है, तो उसके अगेंस्ट जो है, चाहे वो फूड बिजनेस ऑपरेटर हो या वो ऑफिसर खुद भी हो सकते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो अपना एक्शन ले सकते हैं। इशू इमरजेंसी प्रोविजन ऑर्डर भी वो देंगे। रिव्यू वर्किंग ऑफ फूड सेफ्टी ऑर्डर, फूड एनालिस्ट अलॉन्ग विद कॉन्सिक्वेंट रिपोर्टिंग टू फूड सेफ्टी कमिश्नर, और जितना भी सारा वर्क है उसका रिव्यू लेकर वो जो है इसकी सारी रिपोर्ट्स को फूड सेफ्टी कमिश्नर यानी हाई लेवल तक पहुंचाएंगे। और ये तो वर्क थे, उनके फंक्शन थे जो इस तरीके से करेंगे। सेकंड, उनके जो कुछ फंक्शंस होते हैं प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड, यानी न्यायिक प्रकार का, तो उसमें जो सैंपल्स होते हैं वो रिसीव कर सकते हैं। उसकी रिपोर्ट्स जो भी सैंपल है, मान लीजिए कोई भी अपना फूड का एक बिज़नेस बना रहा है, चला रहा है सॉरी, तो उसमें चलाने पर और जो उसके ऑफिसर्स हैं डेजिग्नेटेड ऑफिसर, उसका सैंपल ले सकते हैं, उसकी रिपोर्ट्स मांग सकते हैं वहाँ से। वो प्रोसिक्यूशन को लेकर एजुकेटिंग ऑफिसर्स तक, यानी उसकी सारी रिपोर्ट्स को वो रेफ़र कर सकते हैं आगे एजुकेटिंग ऑफिसर। और एजुकेटिंग ऑफिसर्स जो होते हैं, अगर उसको कुछ ऐसा मिलता है, यानी न्यायालय में जो हम कह सकते हैं कोर्ट के अंदर अगर कुछ लगता है, तो ये एजुकेटिंग ऑफिसर्स इसमें हायर किए जाते हैं। तो रिकमेंडेड टू कमिश्नर लॉन्च टू प्रोसिक्यूशन इम्प्रिजनमेंट, और ये जो एजुकेटिंग ऑफिसर होते हैं ये रिकमेंड कर सकते हैं कमिश्नर को कि हमें ये बिज़नेस के अंदर कुछ इस तरह से ऑफेंसेस, अपराध मिले हैं या ये सही लेवल पे नहीं है, तो उसमें सज़ा भी दे सकते हैं वो। कंपाउंड ऑफेंस ऑफ पैटी मैन्युफैक्चरर्स, और कुछ छोटे जो मैन्युफैक्चरर हैं उन पे जो अपराध होते हैं उनसे रिलेटेड भी वो एक्शन ले सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर जिसको FSO बोला जाता है और जिसका एग्ज़ाम भी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंस्पेक्शन रिलेटेड, यानी इंस्पेक्शन के लिए वो किसी भी प्लेस पर कभी भी जहाँ पर फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पर उसको सेल हो रहा है या उसको स्टोर करके रखा है, उसको वो वहाँ पर जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसको वहाँ उसका सैंपल ले सकते हैं, उसको सीज़ कर सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि मुझे इसके अंदर कुछ ऐसा मिला कि मेरे को उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, ठीक है, किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम मिलती है, तो वो उसके अंदर एक्शन ले सकते हैं। और रिव्यू द बुक्स, अकाउंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, और उसके एक्शन को रिव्यू भी कर सकते हैं बुक्स में, अकाउंट्स में, उसमें वो ले सकते हैं। प्रोसिक्यूशन रिलेटेड का मतलब होता है जो एविडेंस होते हैं, जो प्रूफ है। प्रोसिक्यूशन का मतलब तो यही हुआ कि अब जो उन्होंने लिया है सैंपल, उसका एक पुख्ता उनके पास में रिकॉर्ड होना चाहिए। वो एविडेंस रिकॉर्डिंग रखते हैं, वो सैंपल को फूड एनालिस्ट के पास भेज सकते हैं ताकि वो चेक करे कि इस सैम्पलिंग को, और अगर उनको कुछ भी इस तरह से इस प्रोसेस में लिखता है कि ये प्रोसेस ठीक नहीं है सैम्पलिंग का, तो उसको सीज़ भी कर सकते हैं। और इस तरह से इनके पास ये पावर भी होती है कि वो पुलिस के कनेक्शन में रहें और पुलिस के साथ अपनी एंट्री दें। ये सेक्शन 38 S3855 में लिखा हुआ है, और ये सर्च, सीजर, समन, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन पावर अंडर द CRPC 1973 के तहत किसी भी एक्शन के अंदर अगर उनको लगता है तो वो
वारंट भी मीन्स समन भी जारी कर सकते हैं, राइट। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएसओ की, ये भी एक मेन रोल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फूड एनालिस्ट। अब जो एफएसओ हैं वो किसको देते हैं, फूड एनालिस्ट को। तो फूड एनालिस्ट उनसे नेक्स्ट छोटी पोस्ट पे, फूड एनालिस्ट शेल एनालाइज एंड कॉज टू बी एनालाइज द आर्टिकल ऑफ फूड सेंट टू हिम बाय एफएसओ और परचेजर ऑफ फॉर एनालिसिस। मतलब इसके अंदर जो इसकी ड्यूटी क्या होती है फूड एनालिस्ट की, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर उसको कोई भी सैंपल भेजते हैं एनालाइज करने के लिए, उसको वो चेक करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो होती है चेकिंग के बाद में वापस जो है एफएसओ को दी जाती है, लेकिन उसको साइन करने की ड्यूटी जो है वो फूड एनालिस्ट की होती है, ठीक है। अब जब फूड का पूरा एनालाइजेशन हो जाता है तो वो अपनी रिपोर्ट को डेजिग्नेटेड ऑफिसर जिसने उसको बोला या वो परचेज़र ऑफ आर्टिकल ऑफ फूड, मतलब जिस तरह से भी किसी ने उसको बोला है कि इसका एनालिसिस कीजिए, उसी को ही हैंड ओवर किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। जैसे मैंने बताया कि लाइसेंसिंग किसी भी बड़े स्केल पर होने वाले बिजनेस में है और रजिस्ट्रेशन छोटे स्केल पर होने वाले बिजनेस में है। तो इसके अंदर देखिए प्रोसीजर्स, यूनिफाइड लाइसेंसिंग प्रोसीजर सिंगल विंडो है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोसीजर्स होते हैं, फिर उसका डिस्टिंग्विशन रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस में मैंने बता दिया आपको। तो ये अगर हम देखें इसके अंदर तो ये चीज़ रहेगी। टू टायर सिस्टम ऑफ लाइसेंसिंग, टायर सिस्टम का मतलब है ये एक प्रणाली है, स्तरीय प्रणाली है। लाइसेंस जो है सेंटर से फिर स्टेट की तरफ जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लाइसेंस देती है, स्टेट के अंदर अगर आपका बिजनेस 12 लाख से ऊपर का चल रहा है तभी आपको लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्टिव सेफ्टी सैनिटरी एंड हाइजीनिक कंडीशन मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग, मतलब जो भी कंडीशंस ज़रूरी हैं, मैंडेटरी का मतलब होता है ज़रूरी कंडीशंस हैं, उसमें देखा जाता है कि वो सेफ़ है, हर कंडीशन से हाइजीनिक कंडीशंस हैं उसमें। और ये जो इसके लिए उसमें इंटेंशंस टू रिड्यूस इंस्पेक्शन मोर ऑडिट ऑफ सिस्टम, इसके अंदर ऑडिट सिस्टम होता है, 60 दिन का टाइम पीरियड होता है लाइसेंस की प्रोसेसिंग के लिए, और उसके बाद इसमें एक्शंस प्रिवेंटिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस में देखिए 3 तरह के स्टेप्स हैं। सबसे छोटा लेवल है रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नेक्स्ट है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंने अभी बताया कि वो छोटी स्केल पर होता है। ये एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर और कोई भी ऑफिशियल पंचायत, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन या कोई लोकल बॉडी जो होती है उस एरिया की, उसके अंदर, और स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर जो होती है उसमें ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो होती है वो डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो अपॉइंट किए जाते हैं, जिसके अंदर 36(1) सेक्शन of act by food safety commissioner of a state of UT unit union territory for the purpose of licensing and monitoring। और सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के द्वारा, और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन कैपेसिटी ऑफ फूड सेफ्टी कमिश्नर, राइट। तो सबसे हायर लेवल होता है सेंटर का, फिर आता है स्टेट का, देन रजिस्ट्रेशन इन द पंचायत और लोकल एरियाज। फ्रेमवर्क देख लीजिए, इसमें फ्रेमवर्क क्या दिखाया है। सबसे हायर अथॉरिटी है CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि फसाई के होते हैं, FSSAI के होते हैं। ये इम्प्लीमेंट जो भी रूल्स करते हैं, रेगुलेशंस करते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट कमिश्नर के पास भी जाते हैं, और फूड सेफ्टी जैसे 34 स्टेट और UT हैं, और वहाँ से ये जाएंगे रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी अगर छोटे स्केल पर है कोई बिजनेस, और लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर वो 12 लाख से ऊपर का स्केल है। छोटे स्केल पे सिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टाउन पंचायत और ग्राम पंचायत होती है। इसके अंदर लाइसेंसिंग अथॉरिटी डेजिग्नेटेड ऑफिसर जो होते हैं वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होते हैं, जो कि FSO को, फूड सेफ्टी ऑफिसर को इंस्पेक्शन मॉनिटरिंग करेंगे ताकि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो आगे अपना लाइसेंस लेके काम शुरू कर सकें। दूसरी तरफ आप देखेंगे सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में FSSAI का ही रोल होता है। इसमें FSSAI के हेडक्वार्टर्स पे लाइसेंसिंग दी जाती है, जो कि आगे जोनल डायरेक्टर्स और अदर ऑफिसर्स को दिया जाता है, जिसमें वो इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करने के बाद ही लाइसेंस को
प्रोवाइड करेंगे। तो ये एक फ्रेमवर्क था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो फॉर पैटी फूड मैन्युफैक्चर यानी कि स्मॉल स्केल पर होगा। अब इसमें देखें, सबसे पहले एप्लीकेशन भरी जाएगी, फिर प्रोसेसिंग होती है, ग्रांट होती है उस एप्लीकेशन की। तो ये जो एप्लीकेशन होती है, ये फॉर्म ए जो होता है वो रजिस्ट्रेशन के लिए, फॉर्म बी लाइसेंस के लिए। इसकी फ़ीस 100 रुपीज़ होती है। ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर ओके है या रिजेक्ट किया गया है या इशू किया गया है इंस्पेक्शन के लिए, उसके बाद में कंडक्ट होती है एक इंस्पेक्शन को बोला जाता है, एक ऑडिट आती है। अगर उस बिज़नेस को खोलने से पहले कुछ इम्प्रूवमेंट्स चाहिए या कुछ कमियां हैं, उसके बारे में ज़रूरतें हैं, उनके बारे में बताया जाता है। और अगर इंस्पेक्शन में लास्ट स्टेप में देखें कि इसके अंदर इंस्पेक्शन अगर सेटिस्फाइड हो जाती है और इम्प्रूवमेंट ग्रांट हो जाती है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है या रिजेक्ट हो जाता है। अब देखें कि 7 दिन के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन रिसीव हो जानी चाहिए और 30 दिन का पीरियड होता है इसके अंदर। अगर आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब आपकी सभी तरह से उनको लगा कि ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा उनकी तरफ से, तो इट मीन्स जो ऑपरेटर है, जो कोई भी व्यक्ति अपना वो बिज़नेस खोलना चाहता है, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो ये फॉर्म ए रजिस्ट्रेशन के लिए होता है। Petty food manufacturer definition: manufacturer sells any article of food himself or petty retailer, hawker, itinerant vendor, टेम्परेरी स्टॉल होल्डर। देखिए, पैटी फूड का मतलब होता है ये सारे जो है ना छोटे छोटे लेवल पे जो अपना कोई भी वर्क बिज़नेस खोलना चाहते हैं, उसको वर्क नहीं कहेंगे, बिज़नेस कहेंगे। तो ये रिटेलर जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा अपना कोई काम करते हैं। हॉकर्स जो गलियों में जा जा के सामान बेचते हैं, ठीक है। और इंटीनेंट वेंडर्स का मतलब होता है जो यात्रा करते हैं और इधर उधर जाके बिक्रियां करते हैं, ठीक है। या स्क्रूटैनी भी हम बोल सकते हैं कि लोअर स्केल पे टेम्परेरी होल्डर्स होते हैं। तो इस तरह के जो फूड बिज़नेस होते हैं, ये स्मॉल स्केल पर कॉटेज में, इंडस्ट्री में, टाइनी फूड बिज़नेस के अंदर एनुअल टर्नओवर जो इनकी मैंने जैसा पहले बताया 12 लाख से कम होती है, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। और छोटे स्केल का पैटी फूड मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं। इनकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है फूड की, ठीक है, जिसके अंदर मीट का और दूध का काम नहीं आएगा। इसके अंदर ना तो मिल्क के प्रोडक्ट्स आएंगे, ना मीट और मीट के प्रोडक्ट्स आएंगे, क्योंकि जो एक दिन में 100 या तो इसकी प्रोडक्शन जो है 100 किलो पर लीटर पर डे होनी चाहिए, या फिर प्रोडक्शन जो है वो मिल्क की 500 लीटर ऑफ मिल्क पर डे होना चाहिए। स्लॉटरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी, स्लॉटरिंग का मतलब जैसे कसाई खाना जिसको आप कह सकते हो, कि एनिमल्स वगैरह मीट वहीं पर होगा ना। तो स्लॉटरिंग कैपेसिटी जो होती है 2 लार्ज एनिमल्स और 10 छोटे एनिमल्स, या फिर आप कह सकते हो कि 50 पोल्ट्री बर्ड्स एक दिन में होने चाहिए, तभी वो छोटे स्केल पर काम शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या रहेगा पैटी मैन्युफैक्चर के लिए? तो रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड विद इन गिविंग द एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी और बीइंग हियर्ड एंड फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन है उसको रिफ्यूज़ नहीं किया जाता कि किसी भी एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेंट ने मान लीजिए कोई, उसको हमने अपॉर्चुनिटी, कोई मौका दिए बगैर उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसको सुनना पड़ता है पहले। अगर किसी ने अपना छोटा स्केल पर कोई रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है तो उसके पहले आप सुनेंगे। और ग्रांट हो रजिस्ट्रेशन की सर्टिफिकेट, तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड की इशू की जाती है, ताकि जो एक प्रोमिनेंट प्लेस पर और एक दिए गए समय के अंदर या अपने घर के अंदर जैसे भी है, व्हीकल का, कार्ट का, कोई भी अपना प्लेस है जिसमें वो पर्सन जो है वो अपना लघु उद्योग जिसको कह सकते हैं छोटे स्केल पे बिजनेस स्टार्ट कर ले। और द रजिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी एंड एनी ऑफिसर और एजेंसी स्पेशली authorized for the purpose shall carry out food safety inspection on the registered establishment or at least 1 year। तो इसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है या कोई भी ऑफिसर या एजेंसी है, ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए जो इंस्पेक्शन वगैरह भी लेगा वो भी, अगर हम कहें, वो कम से कम 1 साल तक उसको करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ लाइसेंसिंग।
मतलब दूसरे छोटे बिजनेस की बजाय अगर आप बड़ा बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसमें लाइसेंस की ज़रूरत होती है। इसमें फॉर्म बी, एप्लीकेशन बी जो है उसको फिल किया जाता है। इसको मैं लार्ज कर देती हूँ, देखिए आप, फिलिंग ऑफ कंप्लीटेड एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एनओसी। इसमें आपको एनओसी, ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और उसके बाद सेकेंड से एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ती है एप्लीकेशन की। ग्रांट जो है वो एप्लीकेशन नंबर, स्क्रूटेनी नोटिस और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको वहाँ पर बताना पड़ता है, ठीक है। स्क्रूटेनी का मतलब है जांच की जाती है उसके अंदर। और इन्फॉर्मेशन जो भी इनकम्प्लीट है, अगर एप्लीकेशन के अंदर कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम है, ये सब प्रोसेस 30 दिन के होते हैं। इसमें जो बिज़नेस ऑपरेटर होते हैं वो फाइल्स जो होती हैं उसकी एडिशनल रिक्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन जो होती हैं उसको आगे इंस्पेक्शन होती है प्रेमिसेस की, यानी कि उनके घर जहाँ पर भी वो अपना काम शुरू करना चाहते हैं। और इश्यूज़ हैं, इंस्पेक्शन की रिपोर्ट्स हैं, इम्प्रूवमेंट नोटिस होते हैं। आइदर ग्रांट और रिजेक्ट और लाइसेंस विद इन 60 डेज और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन के बाद में 60 दिन के अंदर जो है वो रिजेक्ट या ग्रांट होती है। उसके अंदर 60 दिन का 60 डेज़ का टाइम लगता है। और इंस्पेक्शन जो है वो 30 दिन के अंदर इंस्पेक्शन हो जाती है। अब इसमें देखें ऊपर, ये एप्लीकेशन का फॉर्म बी है। इसके अंदर जो नोटिस वगैरह 15 दिन के अंदर, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, किसी तरह की कोई इंस्पेक्शन नहीं होती, और अगर इंस्पेक्शन हो चुकी है लेकिन उसकी रिपोर्ट आगे प्रोसेस्ड नहीं की जाती, यानी कि आप उसको कुछ ऐसा नहीं लगा, तो जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर है वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, लेकिन 60 दिन के बाद में। अगर उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस मिला है, नो इम्प्रूवमेंट सस्पेंशन मिला है, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट और कैंसलेशन, इसका मतलब है अगर उसको किसी भी तरह का जो ऑडिट है उसने उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस दे दिया, तो इसका मतलब उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या उसको सस्पेंड कर दिया है, उसका कैंसिल ही कर दिया है, तो ये जो फ्रेश एप्लीकेशन है वो 90 डेज़ के बाद यानी 3 महीने के बाद आप दोबारा दे सकते हैं, उससे पहले नहीं दे सकते। नेक्स्ट है शेड्यूल 1 लाइसेंस टू बी ग्रांटेड सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी में क्या इसमें है भाई, डेयरी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मिल्क हो गया, ये सब कम से कम इनकी जो कैपेसिटी है, ठीक है, वो 50,000 लीटर, और लिक्विड मिल्क जो है वो एक दिन में होना चाहिए, या 2500 मिलियन टन मिल्क होना चाहिए पर एनम, तभी उसको इसके अंदर लाइसेंस ग्रांट होगा। वेजिटेबल ऑयल का जो प्रोसेस है या रिफाइनरी का है, उसकी कैपेसिटी 2 मिलियन टन पर डे होनी चाहिए। स्लॉटर हाउस, स्लॉटर का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कसाई खाना कह सकते हो आप, कसाई खाना, वो कम से कम 50 बड़े पशु, 150 छोटे होने चाहिए, या 1000 से ज़्यादा पोल्ट्री बर्ड्स एक दिन में अगर उस जगह पे बनाए जाते हैं, काटे जाते हैं, तभी हम वो जो है स्लॉटरी हाउस को बना सकते हैं। मीट प्रोसेसिंग भी 500 केजी पर डे और 150 मिलियन टन पर एनम होना चाहिए। तो सभी फूड प्रोसेसिंग जो है उनकी कैपेसिटी जो है 2 मिलियन टन पर डे। एमटी का मतलब होता है मिलियन टन पर डे, एक्सेप्ट ग्रेन, सेरेल्स और पल्सेस मिलिंग यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें आप जो गेहूँ दाने वाली चीज़ें या सेरेल्स इनको नहीं लोगे। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, और जितनी भी ये यूनिट्स हैं ये कमर्शियल यूज़ के लिए होती हैं। इनमें जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं वो किसी भी आर्टिकल के अंदर इंग्रेडिएंट्स और सब्सटेंसेस और जो टेक्नोलॉजी है इनको यूज़ कर सकते हैं। So safety has not been established through these regulations, or which do not have the history of safe use, or food containing in it, which are being introduced for the first time into the country, ठीक है। लाइसेंस उसके लिए कभी नहीं किसी को दिया जाता तो पहली बार भारत में ऐसा कुछ हुआ है। एफ यू ऑपरेटिंग इन 2 और मोर स्टेट, और जो फूड बिजनेस, कोई अपना फूड बिजनेस खोलना भी चाहता है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों में भी खोल सकता है, राइट। Food catering services in establishment and units under central government agency like railway, air and airport, seaport and defenses etc.
जो कैटरिंग की सर्विस है वो रेलवे में हो सकती है, एयरपोर्ट्स में हो सकती है, सी पोर्ट्स में हो सकती है। इसकी भी लाइसेंसिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स और फॉर्मेट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग। एप्लीकेशन ए रजिस्ट्रेशन के लिए, बी लाइसेंस के लिए। डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड विद द एप्लीकेंट फॉर लाइसेंस। लाइसेंस का फॉर्मेट सी होता है। कंडीशंस जो लाइसेंस की जीएमपी जीएचपी शेड्यूल 4 में बताई गई हैं। फॉर्मेट फॉर रिटर्न फिलिंग फॉर्मेट डी जो है वो इसमें रहता है। इंस्पेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन। अब इसमें इंस्पेक्शन कौन कौन सी हैं जो मैंडेटरी फॉर ज़रूरी हैं। देखिए, इंस्पेक्शन के अंदर क्या, ऑल यूनिट अप्लाइंग फॉर न्यू लाइसेंस। नया जो पैटी फूड बिजनेस होता है, अगर उसमें रजिस्ट्रेशन ही ग्रांट हुई है, इफ़ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी हैज़ रीज़न टू ऑर्डर एन इंस्पेक्शन। सभी एग्जिस्टिंग यूनिट के लिए, जो कि साल में एक बार होती है इंस्पेक्शन, ठीक है। सभी प्रकार की एग्जिस्टिंग यूनिट जिनमें कि रीन्यूएबल लाइसेंस जो होता है, वो कोई भी फूड बिजनेस ऑपरेटेड है, उसका जो वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो फूड सेफ्टी ऑडिटर्स को, जितने ऑडिट करने वाले हैं, उनको तभी एक्रेडिट होगा अथॉरिटी से जब विल नॉट नॉर्मली रिक्वायर टू बी इंस्पेक्टेड बिफोर इन। मतलब उसको हम लोग पहले एक बार होने के बाद नॉर्मली ज़रूरत नहीं पड़ती कि उसको बार बीच में रीन्यू करवाया जाए। इंस्पेक्शन कैन बी डन बाय रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी और एनी ऑफिसर और एजेंसी स्पेसिफाइड ऑथोराइज्ड फॉर दिस पर्पस। इसमें जो इंस्पेक्शन होती है वो रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेने के लिए उसमें जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा होती है। कॉपी जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट की टू बी हैंडेड टू द एप्लीकेंट को दे दी जाती है, ठीक है। सजेस्टिंग कंप्लेंट्स फॉर, उसमें ये बोला जाता है कि आप जो आपको इम्प्रूवमेंट करने को बोला गया उसकी अनुपालना कीजिए, और ये कंफर्म होने के बाद में लाइसेंस को इशू किया जाता है कि क्या ये सभी रूल्स एंड रेगुलेशन की पालनाएँ हो रही हैं। और इंस्पेक्शन जो है शेड्यूल 4 में दी जाती है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन के थ्रू। तो ये इसके अंदर प्रोसेस था। लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए फॉर्म सी होता है, और रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हम लाइसेंस को। किसी भी एप्लीकेंट को एक अपॉर्चुनिटी देनी ज़रूरी होती है, एक बार उसको मौका दिया जाता है। ऐसे हम एक ही बार में उसको लाइसेंस को रद्द नहीं कर सकते। उसको पहले सुना जाता है, उसकी जितनी भी कारण है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रू कॉपी जो लाइसेंस की है वो डिस्प्ले कर दी जाती है जो भी फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है। और जो कैंटीन स्टोर्स रेलवे डिफेंस में लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती हैं वो ऑथोराइज होती हैं, उसमें एक ऑफिसर को ऑथोराइज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी कहते हैं। और इस तरह से फूड अथॉरिटी जो होती है में कैरिड आउट फूड सेफ्टी ऑडिट ऑफ दीज एस्टेब्लिशमेंट वंस इन ए ईयर। और इसमें जो ऑडिट होगी वो पूरे साल में एक बार आती है, और उसके अंदर अपनी ही उनकी पर्सनल जो एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है, उन एजेंसीज़ में जो ऑडिट्स आती हैं और वो उसके अंदर अपना पूरा वर्कआउट जो है वो करती हैं। वैलिडिटी और रीन्यूएबल रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस। रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस जो है वो उसका एक से लेकर 5 साल के अंदर तक वो वैलिड होती है। वो डिपेंड करता है कि कैसे फूड बिजनेस ऑपरेटर ने अपनी डिज़ायर के अनुसार डेट ऑफ इशू, जिस दिन उसका डेट रजिस्ट्रेशन हो या लाइसेंस की इशूइंग डेट से, कोई भी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है वो दोबारा बीच में फ्रेश, मतलब एक्सपायर होने से पहले बीच में रीन्यू करने के लिए नहीं दिया जा सकता, और वो वैसे अपना रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू रख सकता है। एफबीओ है वैलिड सर्टिफिकेट, और जो ऑडिटर्स होते हैं या एजेंसी होती हैं उससे जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट के थ्रू ही जो है वो अथॉरिटी जो भी सर्टिफिकेट देती है उसके अंदर जो इंस्पेक्शंस होती हैं उसमें रिन्यूएबल करना है नहीं करना उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्कआउट करते हैं। एफबीओ फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो इन्फॉर्म करेंगे जो भी, अगर उन्होंने किसी भी तरह का अपने बिजनेस के अंदर
मॉडिफिकेशन किया है, कुछ ऐड किया है या चेंजेस किए हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कोई एक्सपेंशन किया है या उसको बंद किया, उसकी इंफॉर्मेशन जो होती है वो अथॉरिटी को देना फूड बिजनेस ऑपरेटर की जो एक ड्यूटी है। और सभी तरह के जो लाइसेंस होते हैं वो 31 मई हर साल 31 मई से पहले सबमिट कराने पड़ते हैं, ताकि उसमें हर साल जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी रिटर्न है उसके बारे में पता चल सके। ये इसमें शेड्यूल 3 में देखिए, इसके अंदर फ़ी फॉर ग्रांट रिन्यूएबल और लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए क्या फ़ीस है। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए ₹100 है, लाइसेंस जो इशू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इशू होता है वो ₹7500 है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए अलग अलग फ़ीस हैं इसमें। तो मैन्युफैक्चरर मिलर अगर पर डे के प्रोडक्शन जो है वो 1000 से लेकर 50,000 LPD ऑफ मिल्क होती है तो इसके अंदर ₹5000 है, और अगर उससे कम होती है तो 3000 रुपीज़ है। तो इस तरीके से ये आप इसमें पूरी डिटेल्स को देख लेंगे। सभी फूड सर्विसेज रेस्टोरेंट में, बोर्डिंग हाउस में या होटल्स में जो कि 3 स्टार से कम है, क्लब है, कैंटीन है, स्कूल की, कॉलेज की, ऑफिस की, कैटर बैंकेट हॉल्स होते हैं या कैटरिंग अरेंजमेंट्स, फूड वेंडर्स होते हैं, ढाबा वगैरह, इसमें ₹2000 हैं। और कोई भी ऐसा फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसमें ₹2000 होता है। फीस जो है रिफंडेबल नहीं होती, चाहे कोई भी कंडीशन हो जाए। लाइसेंस गुम गया, खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया, टर्न अप हो गया, डिफेस्ड हो गया, तो जो लाइसेंस अप्लाई टू डुप्लीकेट कॉपी जो है आपको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस की सर्टिफिकेट की आपको डुप्लीकेट कॉपी मिल जाती है उस वैलिडिटी पीरियड के अंदर। ठीक है, विद द फी ऑफ अमाउंटिंग 10% एप्लीकेबल लाइसेंसिंग में, जो लाइसेंस की फ़ी होती है उसका 10% ही आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन डुप्लीकेट लाइसेंस मिल जाता है और उसके ऊपर डुप्लीकेट शब्द लिखा गया होता है। अपील अगेंस्ट नॉन ग्रांट ऑफ लाइसेंस, ए फूड बिजनेस ऑपरेटर aggrieved by an order of the registering authority or licensing authority can appeal to the concerned designated officer of food safety commissioner as per provision laid down section 31(8) and 32(4)(5) the act। इसमें जो FBO होते हैं वो मतलब जो भी इनके ऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो कमिश्नर का हो, फूड सेफ्टी ऑफिसर का हो, ठीक है, लाइसेंस अथॉरिटी का हो, तो इसके अंदर वो अपील करते हैं, जिसमें अपील इन ऑफिसर से रिलेटेड होती है। और इसमें ये सेक्शन 31(8) के अंदर और 32(4) और 5 इस एक्ट में वो कर सकते हैं। अगर अपील हो गया है, अगर उनको ऐसा लगा कि उनका लाइसेंस जो उनको नहीं दिया जा रहा, तो जो भी अपना बिजनेस खोलना चाहता है वो न्यायिक कोर्ट के अंदर जाकर अपील कर सकता है। रूटीन इंस्पेक्शन में क्या होता है, जो फूड सेफ्टी ऑफिसर होते हैं या पर्सन डेजिग्नेटेड कोई भी ऑफिसर होता है वो ये देखते हैं कि जो FBO हैं वो क्या अनुपालना कर रहे हैं, क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन में अगर उनको कोई कंप्लेन मिलती है, किसी भी तरह की उनको अगर कंप्लेन मिलती है कि उसमें रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मतलब किया जा रहा है उस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो जो भी ऑडिट होती है, जो पर्सन्स होते हैं वो एंटर कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं कोई भी लाइसेंस। और रूटीन का इंस्पेक्शन जो है वो पर फॉर्मेट के आधार पे उसमें किया जा सकता है, और वो ये प्रोहिबिट भी कर सकते हैं अगर उनको कुछ ऐसा मिलता है कि वो अनहाइजेनिक है, वो सेफ़ नहीं है, तो वो उस सेल को, उसके फूड प्रोडक्ट्स को वो प्रोहिबिट कर सकते हैं कि उस रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर में उनको कुछ ऐसी कॉन्ट्रावेंशंस मिल जाती हैं जिसके अंडर में वो ऐसा करने से उन्हें मना कर सकते हैं। यानी कि नियमों का, कॉन्ट्रावेंशन का मतलब होता है उल्लंघन होना। अगर उनको पाया जाता है कि उल्लंघन हुआ है तो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशंस रद्द भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में ये बताया गया कि जो प्रॉपर रिसिप्ट प्रोवाइड की जाती है उसको सीज़ भी किया जा सकता है अगर किसी फूड मैन्युफैक्चरर के अंदर लेबल में, उसकी पैकेजिंग में जो भी रूल्स हैं, जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग उनको नहीं मिला कुछ भी, कि उसमें सेफ फूड नहीं है, उसमें नियमों का उल्लंघन है, तो ये
रूटीन इंस्पेक्शन और पोस्ट इंस्पेक्शन एक्शन। अब इंस्पेक्शन हो गई, उसके बाद में जब बाद में कुछ एक्शंस लिए जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जितने भी फूड्स होते हैं उनमें जो रॉ मटेरियल है उसको सीज भी किया जाता है, ताकि जो सीज कर दे सकते हैं, डिटेन कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा मिल गया वो उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, उस फूड आर्टिकल को सीज भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऐसा उनको लगता है कि जो ये इनका प्रोडक्ट है किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का, वो किसी भी मनुष्य के लिए या कंज्यूमर के लिए वो सही नहीं है, ठीक है, वो अगर उनको ऑडिट में अगर इंस्पेक्टर्स को डॉक्यूमेंट्स में, अकाउंट्स में, रेलिवेंट एविडेंसेस के अंदर, मैन्युफैक्चरर के अंदर अगर उन्हें किसी भी तरह का कॉन्ट्रवेंशन मिलता है, अगर उनको ये लगता है कि उसके अंदर उल्लंघन हुआ नियमों का, तो भी निरस्त कर दिए जा सकते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको निरस्त भी किया जा सकता है। लायबिलिटी फॉर कॉम्प्रिहेंसेस, जो अनुपालना की जाती है उसके लिए क्या दे है, मैन्युफैक्चरर शैल बी लाइबल फॉर मीटिंग ऑल रिक्वायरमेंट्स अंडर दिस एक्ट। इसमें जो मैन्युफैक्चर जो भी फूड हैं जिनका, उनको होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी लाइबल, जो होलसेलर होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनको सेल आफ्टर एक्सपायरी, मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो गया उसको बाद में बेचते हैं तो नियमों का उल्लंघन है। अगर वो अनसेफ है, मिस ब्रांडेड है या फिर अनआइडेंटिफेबल है, उसको हम पहचान ही नहीं पा रहे वो क्या बना है, उसको कंज्यूमर नहीं देख पा रहा है या उसमें नॉलेज जो है वो सही नहीं है, तो ये होलसेलर के लिए इसके अंदर उसको मतलब पेनल्टीज़ लगे या किसी भी तरह से भुगतान करना पड़ेगा। सेलर शैल बी लायबल फॉर, अगर उस वो भी एक्सपायरी के बाद लेता है, ठीक है, अनहाइजेनिक कंडीशंस है, मिस ब्रांडेड है और सेम कंडीशंस जो हमने होलसेलर की देखी, तो वो भी इसके अंदर दे रहेगा, यानी उसको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इम्प्रूवमेंट नोटिस का मतलब हुआ कि कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर, अगर उसको ये लगता है कि FBO जो फूड ऑपरेटर है वो फेल्ड है, फेल का मतलब जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसके अंदर वो अभी उनकी अनुपालना पूर्णतः नहीं कर पा रहा है, उसमें उसको कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो उसको एक संशोधन नोटिस दे देता है, इम्प्रूवमेंट करने के लिए दे देता है, जिसके अंदर ग्राउंड्स ऑफ बिलीविंग एंड द मैटर्स कॉन्स्टिट्यूट द फूड बिजनेस ऑपरेटर फेलियर टू कंप्लाई। ठीक है, इसके अंदर जो है जो मेजर्स है यानी उनके मानक है, उनकी जो ओपिनियन है फूड बिजनेस ऑपरेटर की, उसको अनुपालना करनी चाहिए, ऑर्डर को सिक्योर रखें। तो इस तरह से अगर उसको उनको कोई ऑफिसर उसको मिलता है तो उसको इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दे देते हैं। रीज़नेबल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ठीक है। सस्पेंशन और कैंसलेशन, कैंसिल कब होता है, अगर FBO फेल है सभी कंडीशंस, किसी भी तरह से किस हर प्रकार की कंडीशन में जिसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस देने के बावजूद भी वो उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, तो ये जो है उनकी जो FBO यानी फूड बिजनेस ऑपरेटर की इस अपॉर्चुनिटी को सुना गया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। और ये सस्पेंशन जो होती है वो रीज़नेबल पीरियड के अंदर, यानी कि 14 दिन का पीरियड जो होता है, नॉट लेस देन 14, 14 दिन उसको मिलते हैं, उसके अंदर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और FBO अगर फेल होता है, उसमें कुछ ऐसे डिफेक्ट्स मिलते हैं, कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट नोटिस जो है उसके अंदर अनुपालनाओं के जो धाराएं हैं, नियमों का, रूल्स और रेगुलेशन के बारे में पूर्णतः उसकी अनुपालना नहीं की तो उसको रद्द किया जा सकता है। हेल्थ इशू से रिलेटेड अपील अगेंस्ट डिसीजन ऑन सस्पेंशन और कैंसिलेशन, अगर FBO जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नोटिस रिफ्यूज़ल हो गया इशू का, सर्टिफिकेट है इम्प्रूवमेंट, कैंसिलेशन, लाइसेंस, इस एक्ट के अंदर वही कमिश्नर जो होते हैं फूड सेफ्टी, जिनका डिसीजन जो है वो फाइनल डिसीजन होता है, वहाँ तक अपील कर भी सकते हैं। और ये अपील करने का टाइम जो होता है वो 15 दिन का होता है। अगर नोटिस जो कि नोटिस का डिसीजन है उससे 15 दिन के अंदर वो अपील कर सकते हैं, ताकि अगर आगे हाई कमांड उसको सुन लेती है, कमिश्नर उनकी बात को सुन लेता है, उनमें इम्प्रूवमेंट ले आते हैं, तो ये जो अपील है आगे
कंप्लेंट शैल बी डीम्ड टू बी ब्रिंगिंग इन द अपील। वो जो कंप्लेन होती है वो अपील में बनकर आगे सुनवाई हो भी सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें।